आप कह रहे हैं कि 7,574 अरब रुपए का इस साल कोई फेडरल बजट डेफिसिट होगा, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट 6,924 अरब का होगा। आम बात ये आप कह रहे हैं आपने आईएमएफ को इससे ज़्यादा बड़ा बताया था, उसके बाद आप लोगों ने नंबर्स को बेहतर किया है आईएमएफ को देने के मुकाबले में। मगर पिछले साल आप लोगों ने ज़ाहिर जो बजट किया था उससे बहुत ज़्यादा डेफिसिट किया है, 3,797 अरब रुपए किया गया था, जबकि 5,941 अरब रुपए होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा, तकरीबन आप लोगों ने 2,200 अरब रुपए ज़्यादा किया है। तो इस साल कैसे इतना ही होगा और हम एक रिकॉर्ड एक और फिस्कल डेफिसिट नहीं देख रहे होंगे? उसमें जो पिछले साल में एक मेजर जो पेमेंट्स आई हैं वो फ्लड रिलेटेड पेमेंट्स भी हैं। उसमें हमारी जो इंटरेस्ट अगर आप देखें प्रोजेक्शन जो थी वो 3,300, एक बहुत बड़ा इंक्रीज है वो डेट सर्विसिंग में है। और उसकी मेन वजह है कि जो इंटरेस्ट रेट्स में जो एक स्पाइक बड़ी क्विकली और रैपिडली आई, तो ये 2-3 आइटम्स हैं जिसने वो नंबर्स को फिर एक आई कांट से कि जो अंडर बजटेड थी, लेकिन ये जो अभी साल है इसको हमने जो अभी रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर जो कि स्टेट बैंक की अपनी प्रोजेक्शन को सामने रख के तो ये डेट सर्विसिंग की हमने इसमें प्रोविज़न की है। तो जो हमारा एनहांसमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है और वो जो आपको कंज्यूम हो गया है आफ्टर शेयर ऑफ द प्रोविंशियल डेफिसिट इन, जैसे आपने खुद ही फ्लैग किया कि अपना डेवलपमेंट जो बजट है पीएसडीपी, और इसके अलावा जो हमारे जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो उसमें आईटी की प्रमोशन हो, एग्रीकल्चर की प्रमोशन हो, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की हो, यूथ स्किल की हो, वुमेन एम्पावरमेंट की हो, वो सारे जो इनिशिएटिव्स हैं और उसके लिए जो पीएसडीपी में मोस्टली 99% प्रोग्राम थ्रू पीएसडीपी हैं, तो वो उसको अरोड करने के बाद इसीलिए आधा फीसद को जो है वो कमी हो रही है हमारे ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट में। ये अगर ये चीज़ें हम ना करें तो फिर उसमें 1 से 1.25% की कमी हो सकती थी, लेकिन फिर अपनी इकोनॉमी को आप एक्सपैंड नहीं कर रहे और आप फिर 3.5% ग्रोथ जो एक रियलिस्टिक मॉडेस्ट टारगेट रखा गया है, फिर शायद वो अचीव ना होता। तो ये इस एक साइकिल है, इसको आपने तोड़ना है। और क्योंकि किसी को पता नहीं है कि भाई किसने इलेक्ट होके आना है, बजट अवेलेबल होगा। अगर इसके ऊपर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इनको सीरियसली अगर काम किया गया तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3.5% जीडीपी ग्रोथ लेनी कोई मसला नहीं होगा। उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल आपके जो यानी इफेक्ट्स होंगे पॉजिटिव, तमाम आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्टिविटी पे वो बहुत पॉजिटिव होंगे इंशाल्लाह। आपका एक डायरेक्शन नहीं फिर शुरू हो जाएगी जो 13-14 में शुरू हुई थी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने 3.5% ग्रोथ टारगेट की है, 3.5% एग्रीकल्चर में की है, ज़ाहिर बेस इफेक्ट भी किक इन करेगा क्योंकि सैलाब की वजह से मुतासर हुए थे। इंडस्ट्री की 3.4% की है, सर्विसेज 3.6%। यहाँ पर भी अब लास्ट स्केल में हमें नजर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में कि दिसंबर से हम नेगेटिव जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मार्च में नेगेटिव 25% है। तो ये बेस इफेक्ट शायद सेकंड क्वार्टर से तो किक इन करे, मगर बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी कंजप्शन भी नेगेटिव है। अगर हम बिजली की कंजप्शन देखें रवा माली साल में वो नेगेटिव है 9.7%, और सिर्फ अगर अप्रैल के महीने में देखें तो 23% नेगेटिव है। यानी कि हम मुसलसल नेगेटिव ही जा रहे हैं। तो यहाँ से इंप्रूवमेंट आ जाएगी बेस इफेक्ट किक इन करने की वजह से। ये पूरी एफर्ट जांजेब साहब इसीलिए की जा रही है कि ये जो नेगेटिव एरियाज़ हैं इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। और जो नेट इफेक्ट है ऑब्वियसली उसमें आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, उसमें बाकी इंडस्ट्री सब कुछ है। तो वो सारा मिल के वो नेट जो हम तकरीबन 3.5%, 3.6%, 3 की ट्रेजेक्ट्री में तीनों हैं। आपकी इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, सर्विसेज भी हैं, और उसकी एवरेज फिर 3.5 है। तो वो मैं समझता हूँ कि ये मॉडेस्ट एक टारगेट है। अगर हम इसको रिलीजियसली होलिस्टिकली इसको जो एनफोर्स करें जो प्लान है, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर हो सकता है, इससे कम नहीं होगा इंशाल्लाह, गॉड विलिंग। और डॉक्टर साहब, ये जो टारगेट है ये उस कॉस्ट पर नहीं है कि जिसमें हमें नजर आता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अगले माली साल के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल्ड रहेगा। क्या टारगेट कर रहे हैं आप? करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हम आपके पास नंबर्स हैं, तो हम उसमें अगर आप जो 5 बिलियन आपने फ्लैग किया है तो ऑब्वियसली वो करंट अकाउंट डेफिसिट ही है और उसका हिस्सा है। तो हमारा है कि हमने एक्सपोर्ट्स में जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसका हमें डिविडेंड जो रिमिटेंसेस के लिए जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जो आज हमने रोल आउट कर दिए हैं टू इनकरेज रेमिटेंसेस, ताकि उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनको अपना ग्रेटेस्ट पासपोर्ट, उनको फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, उनको
अपने जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ एक्सेस टू प्रिविलेज एक्सेस टू एम्बेसीज एंड हाई कमीशन एक्सेट्रा। तो ये इसको इनकरेज करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेट बैंक स्कीम लाना चाहता है, यानी ड्रॉ की प्राइजेस के लिए, उनके लिए वो तकरीबन 7 बिलियन अगले माली साल में उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो कि ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको पिक करती है। आपको ये भी पता है कि ये जो लोग रेमिटेंस करते हैं उनसे जो बैंक के रेमिटेंस चार्जेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है, और वो जो बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक को क्लेम देते हैं, वो अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिकवर करते हैं। तो उसके लिए भी करीबन 90 अरब से ज़्यादा ही पूरे पैकेज के लिए इस बजट में रखा गया है। तो अगर आपकी रेमिटेंसेज, एक्सपोर्ट्स और माइनस इंपोर्ट्स अगर बैलेंस हो जाए, जैसे आप खुद भी फरमा रहे थे कि हमारी तो 8% के करीब एक्सपोर्ट्स है ऑफ द जीडीपी, अगर ये हमारी ये दो एरियाज कर दे तो हमारा ये करंट अकाउंट इसको बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। मगर डॉक्टर साहब ये उस सूरत में हो क्योंकि 2 साल की चाहिए और इस साल का कर सकते हैं। इस साल का अगर ट्रेंड देखें उसमें मसला है ना, क्योंकि आप 30 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं, मगर उसके लिए होना चाहिए 2.5 अरब डॉलर महाना एक्सपोर्ट हो, मगर इस वाली साल में 2.2 अरब डॉलर का एवरेज है। रेमिटेंसेस को आप 33 अरब डॉलर पे टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 2.7-2.8 बिलियन डॉलर्स पर मंथ होनी चाहिए, मगर इस साल तकरीबन 2.2 अरब डॉलर ही का उसका एवरेज है। तो यहाँ से 6-7 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल ना हो जाए, क्योंकि अभी तो ट्रेंड ऐसा नजर आ रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता। आई थिंक कि ये काफ़ी रियलिस्टिक फिगर्स, प्रैग्मेटिक वर्किंग है, और इसमें पूरी टीम जो है वो हमारी कॉमर्स, चूँकि एक्सपोर्ट्स वो डील करते हैं, हमारी प्लानिंग है वो अपने उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स वहाँ है, उधर हाउस करता है, उसका वो लाइन मिनिस्ट्री वो है, फाइनेंस अपने जो है, स्टेट बैंक अपना है। तो ये कलेक्टिव ये आउटपुट और ये प्रोजेक्शन है। मेरे नज़दीक तो ये कोई ओवर एम्बिशियस या अनरियलिस्टिक नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि आप इसको कैसे देखते हैं। आप भी ठीक कह रहे हैं कि बैकग्राउंड अगर देखी जाए तो वो चूँकि जब बुरे से बुरे हालात होते जा रहे थे और ट्रेंड चल रहे थे, लेकिन रिसेंटली जो देखने में आया और जो इंडिकेशंस हैं वो तो ट्रेंड्स की जो गिरावट है वो तो आप भी शायद उसको एग्री करेंगे कि रुकी है। चाहे वो फिजिकल डेफिसिट हो, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे वो आपके, हाँ उसमें मैनेजमेंट की गई है और मैनेजमेंट इतनी आसान नहीं होती और उसका हमें नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन वो आपके पास चॉइस जो है वो यही थी कि आपने अफ्लोट रहना है, डिग्निटी के साथ रहना है, अपनी कमिटमेंट्स। आपको याद होगा कि जब मैं आया तो मुझे कहा कि जी ये जो बॉन्ड है इसको आप फोर्स मेजोर करके आप ये कह दें कि 2 साल जो है हम इसको रीपे नहीं कर सकते। आपको याद होगा मेरे आने से पहले ये स्कीम पब्लिकली अनाउंस हो चुकी थी कि ये प्लान अनाउंस हो चुका था। इसी तरह था कि जी मल्टीलैटरल के पास चलते हैं पेरिस में और उसको हम रीशेड्यूल करवाते हैं। मैंने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन पाकिस्तान की डिग्निटी और उसकी सॉवरेनिटी को मद्देनजर रख के वज़ीर आज़म साहब को कहा कि ये दोनों काम नहीं हमें करने चाहिए। जहाज़ में बैठते ये काम मैं बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अल्लाह मालिक है, हम अपना मैनेज करें और हम ये अगर एक दफ़ा लेट से कि अगर हम चले जाते बॉन्ड 2 साल, यू थिंक कि हम अगले 5-10 साल कोई अपना सॉवरेन पेपर बेच सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, किसी ने हाथ नहीं लगाना था, ऑलरेडी हाफ प्राइस के करीब फिरता है। और उसके अगर मल्टीलैटरल चले जाते, अभी तो ये वो नहीं गए तो ये हाल है, अगर चले जाते तो फिर पता नहीं कोई हमें क्या कोई पॉलिसी लैंडिंग करता भी कि ना करता। उसमें तो सारी पॉलिसी लैंडिंग बंद थी।